दोस्तों, मेरा नाम राजवीर यादव है। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी है जो इस रास्ते पर गए और कभी लौट कर नहीं आए। साल 2003, ठंड का मौसम। रात के करीब 11 बजे मैं जयपुर से निकलकर जोधपुर की ओर जा रहा था। माल की डिलीवरी जरूरी थी और इस बार कंपनी ने 4 गुना पैसे देने का वादा किया था। लेकिन एक शर्त थी, और वो ये कि रास्ता बदलना होगा। मुझे नेशनल हाईवे 62 छोड़कर रानी खेत के सुनसान जंगलों के बीच वाले कच्चे रास्ते से जाना था। कारण क्या था ये कोई नहीं पता, लेकिन बस वो ये कहते थे कि यह शॉर्टकट है। लेकिन पुराने ट्रक ड्राइवरों का कहना था कि वहां जाने वाले कभी लौटते नहीं। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पैसे की जरूरत थी, माँ बीमार थी, घर पर छोटे भाई की पढ़ाई भी चल रही थी। मैंने रात में ही निकलने का फैसला किया, क्योंकि कंपनी ने कहा था कि दिन में पुलिस वालों की चेकिंग ज़्यादा होती है, रात में जाना सेफ रहेगा। फिर मैंने ट्रक स्टार्ट किया और सुनसान सड़क पर निकल पड़ा। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं उस कच्चे रास्ते पर मुड़ा, मुझे लगा कि मानो किसी ने मेरा नाम पुकारा, राजवीर। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन चारों तरफ घना अंधेरा, सिर्फ हेडलाइट की पीली रोशनी। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अरे, लगता है हवा होगी, मैंने खुद को समझाया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। ट्रक का इंजन गरज रहा था, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। वो अजीब आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, राजवीर, राजवीर। मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ मेरा भ्रम था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी थी जो कह रही थी कुछ सही नहीं है। रात के 12:30 बजे रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल था। सड़क इतनी खराब थी कि ट्रक उछल रहा था कि तभी अचानक कुछ भारी चीज ट्रक के छत पर गिरने लगी। पहले लगा कि कोई शाखा होगी पेड़ की, लेकिन फिर ऐसा लगा कि कोई ऊपर धीरे धीरे चल रहा है। मैंने तुरंत ट्रक रोका, हेडलाइट बंद की और सीट के नीचे रखी लोहे की रॉड हाथ में ले ली। धीरे से दरवाजा खोलकर नीचे उतरा, और उतरते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया, जैसे किसी ने मेरे कान में फुसफुसा कर कहा, मत देख। लेकिन मैंने ऊपर देखा तो कुछ भी नहीं था। शायद कोई पेड़ गिरा होगा। ये सोचकर मैं वापस से ट्रक में बैठा और आगे बढ़ गया। रात के 1:15 बजे रास्ते में एक पुराना माइलस्टोन दिखा। उस पर लिखा था, मलाना गांव 6 किलोमीटर। मैंने इस गांव का नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन जैसे ही मेरी हेडलाइट उस माइलस्टोन पर पड़ी, उस पर कोई बैठा हुआ था। एक दुबली पतली औरत, जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे थे। वो मेरी तरफ पीठ करके बैठी थी। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वो हिली तक नहीं। अब मेरा माथा ठनक गया था। अगर ये औरत इंसान है तो इस वीराने में अंधेरी रात को क्या कर रही है? और अगर इंसान नहीं है तो? मेरे अंदर एक झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने गियर बदला और ट्रक धीरे धीरे उसके पास से निकालने लगा। हेडलाइट की रोशनी जैसे जैसे उसके ऊपर पड़ी, वो औरत खड़ी हो गई, लेकिन उसकी पीठ मेरी तरफ ही रही। अबे, ये क्या है? मेरी सांसें अटक गई। तभी उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमानी शुरू की, 270 डिग्री तक। आप यकीन करोगे, ये देख अब मैं पूरी तरह से पसीने में डूब चुका था। बिना कुछ देखे मैंने ट्रक का एक्सीलेटर दबाया और वहां से पूरी स्पीड से भाग निकला। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा था, बस मुझे वहां से भागना था। लेकिन फिर मुझे पीछे गहरे अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकती दिखी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे,
लेकिन उंगलियां ठंडी और सुन्न हो चुकी थी। मेरी नज़र बार बार रियर व्यू मिरर में जा रही थी। पीछे अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थी। ये मेरा भ्रम है, ये सच नहीं हो सकता। मैं अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रहा था। फिर रात के करीब 1:30 बजे मैं ट्रक की स्पीड बढ़ा चुका था, लेकिन पीछे की उन लाल आंखों ने मेरा दिमाग जकड़ लिया था। अरे भाड़ में जाए ट्रक, मुझे बस बचना है। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन मैंने खुद को किसी तरह संभाला। और फिर मेरी ट्रक की कैबिन की लाइट अपने आप जल गई। मैंने डरते हुए रियर मिरर में झांका। सीट के पीछे कोई बैठा था। उसका अक्स धुंधला था, लेकिन बाल लंबे और उलझे हुए थे। ये वही औरत है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हिम्मत मत हार राजवीर, ये सिर्फ तेरा वहम हो सकता है और कुछ नहीं। जय बजरंगबली। मैंने झटके से कैबिन लाइट ऑफ कर दी और स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी, लेकिन तभी पीछे से किसी के नाखूनों की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे सीट पर खुरच रहा हो। अब मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने झटके से रियर मिरर घुमा दिया ताकि पीछे कुछ न दिखे, और तभी राजवीर, अरे ओ मेरी जान, कहाँ जा रहे हो? कोई मेरे बिल्कुल कान के पास फुसफुसाया। मैंने बिना देखे सीट के नीचे रखा लोहे का रॉड उठाया और पीछे पूरी ताकत से वार कर दिया। कैबिन में कुछ गिरा, लेकिन जब मैंने देखा तो वहां कुछ नहीं था। मेरी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। सांसें तेज, माथे पर पसीना और पूरे शरीर में अजीब सी सिहरन। अब तक मैं रानी खेत जंगल के गेट तक पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया, कोई बाहर ट्रक के दरवाजे पर थपथपा रहा था। बीच जंगल में रात के 2 बजे आखिर यहाँ कौन हो सकता है? मेरे गले से आवाज नहीं निकली। कौन है? मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं। लेकिन मैंने फिर शीशे से बाहर देखा तो बाहर कोई खड़ा था, सिर्फ एक परछाई, बिना चेहरा, बिना आंखें। और फिर मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन शरीर सुन्न पड़ गया था। बाहर खड़ी वो परछाई धीरे धीरे अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने झटके से हैंड ब्रेक छोड़ा और एक्सीलेटर पर जोर दे दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा और दरवाजा फिर से धमाके के साथ बंद हो गया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो बाहर कुछ भी नहीं था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरे सामने वही माइलस्टोन फिर से आ गया। मलाना गांव, 6 किलोमीटर। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कई किलोमीटर पहले इसे पार कर लिया था। मतलब मैं गोल गोल घूम रहा था। अब मेरे दिमाग में खौफ की एक लहर दौड़ गई, और ये कोई आम रास्ता नहीं था, ये एक फंसाने वाला रास्ता था। अब तक रात के 2:30 बज चुके थे। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन तभी मेरे ट्रक का बंद रेडियो अपने आप चालू हो गया। स्टेशन नहीं मिल रहा था, लेकिन वो झिलमिला रहा था। फिर अचानक एक औरत की मध्यम आवाज आई, रुको मत, रुको मत, वो पीछे है। ये सुन मेरा खून जाम हो गया। मैंने तुरंत रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद ही नहीं हुआ। अब आवाज और तेज होती जा रही थी। रुको मत, पीछे मत देखो, मत देखो पीछे। आवाज अचानक बंद हो गई। अब ट्रक के अंदर गहरी खामोशी थी, लेकिन मैं जानता था कि अब मैं अकेला नहीं था। मेरी सांसें अब बहुत तेज हो चुकी थी, और फिर अब आवाज ट्रक के अंदर से आ रही थी। सीट के पीछे धीरे धीरे कुछ सरकने की आवाज। मैंने झटके से रियर मिरर में देखा। एक औरत की झुकी हुई परछाई सीट के पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे मेरी ओर झुक रही थी। अब तक मेरा खून जाम हो चुका था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग घुमाया
और ट्रक धड़धड़ाते हुए जंगल के अंदर चला गया और फिर ट्रक का इंजन एकाएक बंद हो गया। अब चारों तरफ एकदम घना अंधेरा था और ट्रक के अंदर मैं अकेला नहीं था। सीट के पीछे से आती हल्की खरोचने की आवाज अब बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई पंजों से सीट फाड़ रहा हो। मेरी सांसें रुक गई। मैंने धीरे धीरे रियर मिरर की ओर देखा। अब वो परछाई मेरी सीट के ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन जैसे ही मैंने देखने की कोशिश की, गर्दन धीरे धीरे मेरी ओर झुकने लगी। मैंने झटके से आंखें बंद कर ली। ये सपना है, ये सिर्फ मेरा वहम है, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन फिर गर्म सांसों की झुरझुरी मेरी गर्दन पर महसूस हुई। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने हड़बड़ी में ट्रक का दरवाजा खोला और पूरी ताकत से बाहर कूद गया। मैं जैसे ही नीचे गिरा, घुटनों के बल रेत में सरकता चला गया। चारों तरफ अंधेरा और सुनसान जंगल था, लेकिन सड़क कहाँ गई? पीछे मुड़ा तो ट्रक गायब था। नहीं, अभी तो यही था ट्रक और सड़क। क्या हो रहा है? मेरे साथ क्या हो रहा है? हे भगवान, मदद करो भगवान। अब मेरी हालत बिगड़ चुकी थी। ठंड बढ़ने लगी थी, लेकिन मेरी रगों में पसीना दौड़ रहा था। तभी सामने घनी झाड़ियों में कुछ हिला। कोई था वहां। मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और कांपते हाथों से झाड़ियों की ओर रोशनी डाली, और जैसे ही टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ी, एक सड़ा गला चेहरा झाड़ियों के पीछे से झांक रहा था। उसकी आंखें खाली थी, बिना पुतलियों के। मैंने टॉर्च जमीन पर गिरा दी। अब मैं भाग नहीं सकता था कि तभी वो आकृति घुटनों के बल सरकती हुई मेरी ओर बढ़ने लगी, और वो पता नहीं कैसा अजीब सा आवाज निकाल रही थी। अगर आपने 1920 मूवी देखा होगा तो ठीक वैसा ही वो आवाज निकाल रही थी। मैंने पूरी ताकत से पलटकर भागना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे पैर किसी चीज से टकराए। वहां पर एक पुराना खंडरनुमा मकान था, जिसकी दीवारों पर खून के निशान थे। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अब मेरे पास केवल दो ही रास्ते थे। पहला ये कि भागकर जंगल में और अंदर जाना, जहां शायद मौत ही मिलेगी। दूसरा ये कि उस खंडहर के अंदर छिप जाना, जो पता नहीं कितना खतरनाक होगा। तभी पीछे से आती एक भयानक चीख ने मेरे दिल की धड़कन को तेज कर दिया। रुक जा राजवीर, रुक जा। अब मुझे फैसला लेना था। मैंने बिना सोचे समझे उस खंडहर के अंदर छलांग लगा दी। अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ एक पुराना लालटेन दीवार पर लटक रहा था, जो हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। बाहर से अब भी भयानक सरसराहट और किसी के घसीटने की आवाज आ रही थी। मैंने जल्दी से दरवाजा धक्का देकर बंद कर दिया। मैंने अपनी टॉर्च ऑन की और दीवारों को गौर से देखा। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थी, लंबी, टेढ़ी मेढ़ी, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचकर चेहरे का आकार दिया हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये जगह सही नहीं है। ये कहाँ फंस गया मैं? हे भगवान, मदद करो मेरी। ये कहाँ फंस गया मैं? और तभी दीवारों पर किसी की परछाई दिखी, जो दौड़ रही थी। मैंने धीरे धीरे टॉर्च घुमाई और तभी कोई मेरे ठीक सामने खड़ा था। एक बुजुर्ग, लंबी सफेद दाढ़ी, लेकिन बिना आंखों के। तू जिंदा नहीं बचेगा बेटा, तेरी मौत ने यहां तुझे लाया है। उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती गूंज जैसी थी। तू कौन है? और मैं यहाँ कैसे फंस गया? मैंने कांपते हुए पूछा, तो वो हल्का सा मुस्कुराया। वो जो तुझे देख रही है,
उसे यहाँ कोई नहीं रोक सकता। कौन कौन देख रहा है मुझे? लेकिन वो आदमी हंसा और मेरे कंधे के ऊपर इशारा किया। मैंने धीरे धीरे टॉर्च उस ओर घुमाई और मेरी रूह कांप गई। वो औरत जो माइलस्टोन के पास थी अब मेरे कंधे पर बैठी थी। उसकी गर्दन अब भी उल्टी थी और उसके गड्ढों जैसी आंखों से काले आंसू गिर रहे थे। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया, लेकिन इतनी देर से मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि वो मेरे कंधे पर बैठी थी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर दरवाजे के बाहर से किसी ने जोर से आवाज दी, राजवीर! अरे ओ राजवीर, जल्दी बाहर निकल यार! मैंने दरवाजे की तरफ देखा और फिर जब दोबारा पलटा तो वो औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन बुजुर्ग अब भी वहां खड़ा था, वो भी मुस्कुराता हुआ। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने हड़बड़ाकर खंडहर के दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही वापस पलटा वो बूढ़ा आदमी भी अब गायब हो चुका था। यहाँ से निकलना होगा। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और बाहर छलांग लगाई। मैंने सोचा था कि अब मैं जंगल में वापस आ जाऊंगा, लेकिन ये क्या, मैं अब भी खंडहर के अंदर ही था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद से बड़बड़ाया। मैंने दरवाजा पार किया था, लेकिन अब भी मैं उसी जगह पर खड़ा था। यानी बाहर कोई दरवाजा था ही नहीं। मैं इस खंडहर में फंस चुका था। मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे भागना बंद करना होगा और अब लड़ना होगा। मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन अब खंडहर वैसा नहीं था। अब ये एक जली हुई हवेली जैसा लग रहा था। दीवारें काली और जली हुई, फर्श पर राख और बिखरी हुई हड्डियां। और फिर मुझे सामने दिखा एक पुराना ट्रक, आधा जल चुका था वो। ये तो वही ट्रक था जिसे कंपनी ने खोजने भेजा था। लेकिन भाई, ट्रक के अंदर कोई बैठा था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं धीरे धीरे ट्रक के पास गया। दरवाजा जला हुआ था, लेकिन किसी तरह मैंने उसे खोला और अंदर जो देखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। ट्रक की ड्राइवर सीट पर एक आदमी बैठा था, लेकिन वो जला हुआ था। और जैसे ही मैंने उसे छुआ, उसकी खोपड़ी मेरी ओर मुड़ी और उसके जले हुए होंठ हिले। तू भी मेरे साथ जलेगा, कोई नहीं बचा सकता तुझे। और अचानक ट्रक में आग लग गई। अब भागने का भी रास्ता नहीं था। मौत मेरी आंखों के सामने थी। ट्रक की जली हुई लाश अब मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखों से गाढ़े काले आंसू बह रहे थे, जैसे कोई पुराना बदला पूरा होने वाला था। अब चारों तरफ जलते तेल की गंध और धुएं का गुब्बार उठने लगा। मेरे पास सिर्फ 4 सेकंड थे। आग तेजी से फैल रही थी और ट्रक का दरवाजा अब खुद ही धीरे धीरे बंद हो रहा था। अगर मैं अंदर फंस गया तो हमेशा के लिए इस जगह का हिस्सा बन जाऊंगा। मैंने पूरी ताकत से ट्रक से छलांग लगाई। मैं जलती हुई जमीन पर गिरा और घुटनों के बल जंगल की ओर भागने लगा। लेकिन फिर रुक जा राजवीर, रुक जा। वो काली साड़ी वाली औरत सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, फटा हुआ, जले हुए मांस के टुकड़े और आंखों में सिर्फ अंधेरा। मुझे अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी, राजवीर, नीचे झुक! कौन? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी था जो मुझे खंडहर में मिला था। अब वो अपने हाथ में राख से भरी बोतल लिए खड़ा था। तूने जो ट्रक देखा वो इस आत्मा की ही सवारी थी। ये हर उस इंसान को पकड़ती है जो इसे देखता है। अब देर मत कर, आंखें बंद कर और झुक जा। वो औरत अब दौड़ते हुए मेरी ओर आ रही थी। उसके हाथ पैर असामान्य रूप से लंबे हो गए थे और उसकी हड्डियों की चरमराहट मेरे कानों में गूंज रही थी। अब ये खत्म करना ही होगा राजवीर। बूढ़े आदमी ने अपनी राख से भरी बोतल जमीन पर तोड़ दी। शत्रु भयभीत हो
अग्नि रक्षा करे। इतना कहते ही अचानक पूरा जंगल हिलने लगा। वो औरत जोर से चीखने लगी, उसकी खाल जलने लगी और देखते ही देखते वो राख में बदल गई। मैंने जल्दी से अपनी आंखें खोली। वो जलती हुई हवेली अब गायब हो चुकी थी। ट्रक भी गायब था। सिर्फ मैं और वो बूढ़ा आदमी बच गए थे। बाबा, ये सब आखिर था क्या? मैंने कांपते हुए बोला। तो बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, ये मौत का काफिला था राजवीर, जो एक बार शुरू हो जाए तो कभी नहीं रुकता। तू बच गया, लेकिन ये रास्ता फिर किसी और को बुलाएगा। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चुपचाप अपने ट्रक की ओर बढ़ा, जो अब बिल्कुल सही हालत में खड़ा था। लेकिन जब मैंने मिरर में देखा तो पीछे कोई बैठा था। कहीं ये सफर सच में खत्म तो नहीं हुआ? ट्रक चलाना सिर्फ स्टीयरिंग घुमाने का खेल नहीं है भाई। ये एक सफर है जिसमें कभी सड़कें सीधी मिलती हैं तो कभी मौत मोड़ पर इंतजार कर रही होती है। मेरा नाम रवि है। मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। इस सफर में बहुत कुछ देखा। ऊंचे पहाड़, वीरान सड़कें, ठंड से जमे हुए हाईवे। लेकिन जो मैंने पिछले साल देखा वो मैं चाहकर भी भूल नहीं सकता। रात के 2:30 बजे का वक्त था। मैं और मेरा खलासी गुलशन एक ट्रक लेकर झारखंड के एक छोटे कस्बे से उत्तर प्रदेश की ओर आ रहे थे। हमारी गाड़ी में सीमेंट के बैग लदे थे और हमें सुबह तक किसी भी हालत में गोरखपुर पहुंचना था। हाईवे पर ट्रक भागा जा रहा था। गुलशन को नींद आ रही थी, लेकिन मैं पूरी तरह से जागा हुआ था। रात के इस पहर जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब सिर्फ हम ट्रक ड्राइवर और सड़कें ही जिंदा होते हैं। तभी सामने हेडलाइट की रोशनी में एक महिला दिखाई दी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और हाथ हवा में उठाए हुए, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। मुझे हल्का अजीब लगा। आधी रात, सुनसान सड़क और अकेली औरत। गुलशन ने भी उसे देख लिया और हड़बड़ा कर बोला, भाई रुकेगा क्या? मैंने उसकी तरफ बिना देखे जवाब दिया, अरे नहीं भाई, पागल है क्या? इतनी रात में कोई अकेली औरत इस जंगल वाले हाईवे पर क्या कर रही होगी? मैंने एक्सीलेटर दबाया और ट्रक उसकी बगल से निकाल दिया। लेकिन कुछ दूर जाकर जब मैंने फिर से सड़क पर नजर डाली तो मेरी रूह कांप गई। वो औरत आगे खड़ी थी, बिल्कुल उसी जगह, उसी हालत में लिफ्ट मांगते हुए। गुलशन के मुंह से डर के मारे बस एक ही शब्द निकला, भाई ये कैसे हो सकता है? रात के 2:15 बजे ट्रक 120 के स्पीड से भाग रहा था, लेकिन मेरे माथे से पसीना टपक रहा था। गुलशन चुपचाप बैठा था। वो अब भी सहमा हुआ था। उसकी उंगलियां अपने सीट को कसकर पकड़ रही थी। भाई जाहिर सी बात है, ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि अभी 10 मिनट पहले हमने उसी औरत को एक नहीं बल्कि 2 बार देखा था। पहले सड़क के किनारे लिफ्ट मांगते हुए, और फिर जब हमने उसे नजरअंदाज कर दिया तो आगे उसी जगह पर खड़ी मिल गई। ये आखिर कैसे हो सकता है? मेरे हाथ अब भी स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। गुलशन ने धीरे से कहा, भाई कोई ढाबा दिखे तो रोक लेना, पानी वगैरह पी लेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सामने देखने लगा। और तभी सामने एक पुराना उजड़ा हुआ ढाबा दिखा, शिव भोजनालय। नियॉन लाइट का बोर्ड टिमटिमा रहा था। ढाबा थोड़ा अजीब सा था, जैसे बहुत पुराना और वीरान पड़ा हो। लेकिन ये समय सोचने का नहीं था। मैंने धीरे से ट्रक ढाबे के सामने रोक दिया। हम दोनों ट्रक से उतरे। चारों ओर सन्नाटा था, हवा एकदम रुकी हुई थी। मैंने ढाबे की ओर देखा। अंदर कुछ लोग बैठे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। सबके चेहरे उतरे हुए, सुस्त और जैसे खोए हुए लग रहे थे। गुलशन ने मेरे कान में फुसफुसा कर कहा, भाई
यहाँ माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने उसे इशारे से चुप कराया और अंदर घुस गया। ढाबे के अंदर हल्की हल्की चाय पत्ती और तेल में तले हुए पराठों की महक थी। मैं काउंटर की ओर बढ़ा और ढाबे के मालिक से कहा, भाई जरा 2 चाय बना देना तो। वो आदमी धीरे से मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। तुम लोग किस रास्ते से आए? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने हैरानी से जवाब दिया, भाई हाईवे से आए हैं। क्यों, कोई बात है क्या? ये सुन उसका चेहरा थोड़ा और पीला पड़ गया। तभी मेरी नजर ढाबे की दीवार पर लगी पुरानी धूल भरी तस्वीरों पर पड़ी। तस्वीरों में कुछ पुराने ट्रक ड्राइवरों के झुंड थे, कुछ हंसते हुए, कुछ ट्रक के सामने पोज देते हुए। लेकिन एक फोटो में वही औरत खड़ी थी, वही सफेद साड़ी, खुले बाल, काली आंखें। मेरे शरीर में एक झटके से ठंड दौड़ गई। गुलशन ने भी वो तस्वीर देख ली और उसका चेहरा उतर गया। भाई ये तो वही औरत है, उसने कांपते हुए कहा। ढाबे का मालिक अब भी हमें घूर रहा था। क्या तुम लोगों ने उसे देखा? मैंने धीरे से सिर हिलाया। ये देख वो आदमी अब पूरे दहशत में था। तो फिर तुम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। ये सुन गुलशन का चेहरा सफेद हो चुका था। भाई मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमने जल्दी से चाय पिया और फिर पैसे दिए और दोनों बाहर निकल गए। लेकिन बाहर जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारा ट्रक अब भी चालू था, लेकिन ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। गुलशन की हलक से एक चीख निकली, भाई कोई ट्रक के अंदर है। मैंने घबरा कर ट्रक के शीशे की ओर देखा और वो औरत हमें ही घूर रही थी। सफेद साड़ी में लिपटी हुई, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी काली आंखें सीधा हमें ही घूर रही थी। गुलशन बुरी तरह हड़बड़ा गया। भाई ये क्या हो रहा है? मेरे भी हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। ढाबे के मालिक ने तेजी से दरवाजा बंद कर लिया। उसने घबरा कर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक की ओर कदम बढ़ाए। गुलशन पीछे से चिल्लाया, भाई मत जा यार, वहां मत जा। लेकिन मैं रुका नहीं। मेरे हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने धीरे से ट्रक का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। ड्राइविंग सीट खाली थी, लेकिन सीट पर अभी भी किसी के गीले बालों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से हटा हो। गुलशन पीछे से भागता हुआ आया। भाई जल्दी यहां से चलते हैं। मैंने बिना कुछ सोचे गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलेटर पर जोर दे दिया। ट्रक पूरी स्पीड में हाईवे पर दौड़ने लगा। हमारा ट्रक पहाड़ी सड़क पर चढ़ रहा था। गुलशन बार बार पीछे देख रहा था। भाई लगता है कोई हमारे पीछे है। मैंने शीशे में देखा, पर पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन सामने सड़क पर कोई खड़ा था। हेडलाइट की रोशनी में वही सफेद साड़ी, वही खुले बाल, वही काली आंखें। गुलशन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। भाई ये फिर आ गई है। मैंने एक झटके से ट्रक का स्टीयरिंग घुमाया और तेजी से दूसरी सड़क पकड़ ली। लेकिन जैसे ही हम दूसरी सड़क पर मुड़े, मेरे पूरे शरीर में एक झटका लगा, क्योंकि हम फिर उसी जगह पहुंच गए जहां से निकले थे। गुलशन कांपती हुई आवाज में बोला, भाई ये कैसे हो सकता है? पक्का अब हम फंस चुके हैं। मैंने पूरी ताकत से ट्रक को ब्रेक लगाया। ट्रक झटके से रुका। हम दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। गुलशन ने धीरे से कहा, भाई हम जिस रास्ते से आ रहे हैं उसी पर वापस आ जा रहे हैं। हम कहीं और जा ही नहीं पा रहे। क्या करें भाई, कुछ तो करे यार। अब हम समझ चुके थे कि ये कोई आम रास्ता नहीं, बल्कि ये एक छलावा था। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे। चारों तरफ अंधेरा, बस जंगली पेड़ों की धीमी सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। हम दोनों घबराकर पीछे हट गए और फिर सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था।
मैले कुचले कपड़े, बढ़ी हुई सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में बीड़ी पकड़े हुए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने हमें देखा और कहा, तो तुम भी इस रास्ते पर फंस गए। वो बूढ़ा ट्रक ड्राइवर हमें घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो बहुत कुछ देख चुका हो, बहुत कुछ सह चुका हो। गुलशन ने धीरे से फुसफुसाया, भाई, ये आदमी कौन है? बूढ़े ने लंबा कस लिया और ठंडी आवाज में कहा, इस सड़क पर जो फंस गया वो या तो मारा गया या इस जंगल का हिस्सा बन गया। मैंने धीरे से पूछा, बाबा, आप कौन हैं? उसने हमारी ओर देखा, फिर सामने अंधेरे जंगल की तरफ इशारा किया। मेरा नाम कैलाश है। 25 साल पहले मैं भी एक ट्रक ड्राइवर था, तुम्हारी ही तरह। लेकिन फिर मैंने इस रास्ते पर एक गलती कर दी। हम दोनों चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। बूढ़े ने आगे कहना शुरू किया, मैंने भी एक रात उसी औरत को देखा था। उसने मुझसे लिफ्ट मांगी, लेकिन मैंने उसे अनदेखा कर दिया। फिर वही हुआ जो तुम लोगों के साथ हुआ। वो मुझे बार बार आगे खड़ी मिलती रही। गुलशन अब कांपने लगा था। बाबा, ये सब क्या हो रहा है? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, ये रास्ता पहले एक गांव था और ये औरत इसी गांव की थी। आज से 30 साल पहले इस गांव में एक लड़की थी, शांति। बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया। वो मदद के लिए भागती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। आखिर में उन्होंने उसे एक ट्रक के नीचे फेंक दिया और उसी वक्त वो मर गई। उसकी लाश को इसी जंगल में कहीं फेंक दिया गया और गांव को इस सड़क के नीचे दबा दिया गया। गुलशन ने कांपती आवाज में कहा, तो बाबा, क्या ये वही औरत है? बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ, ये वही है जो अब हर ट्रक ड्राइवर को रोकने के लिए लौटती है। मैंने गहरी सांस ली और पूछा, बाबा, लेकिन इसे रोका कैसे जाए? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखा और कहा, जिस ट्रक से उसकी मौत हुई थी वो ट्रक अब भी इसी जंगल में खड़ा है। अगर तुम उसे ढूंढकर आग लगा दो तो शायद उसकी आत्मा मुक्त हो जाए। गुलशन कांपते हुए बोला, भाई, हम ये कैसे करेंगे? मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया और कहा, कोशिश करनी होगी, वरना हम इस रास्ते से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। बूढ़े ने हमें जंगल के अंदर जाने का इशारा किया। हमने ट्रक छोड़ दिया और उस ट्रक को ढूंढने के लिए जंगल में घुस गए। जंगल में घुसते ही माहौल अजीब हो गया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और अजीब सी ठंडक थी। पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे, लेकिन हवा का नामो निशान नहीं था। गुलशन मेरे पीछे पीछे चल रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी कि तभी किसी ने हमारे ठीक पीछे सूखी पत्तियों पर कदम रखे। हम दोनों एक साथ पलटे, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक पेड़ों के बीच से कोई भागता हुआ गुजरा। हमने उसकी झलक देखी। ये वही औरत थी। गुलशन का कलेजा मुंह को आ गया। भाई, ये तो वही औरत है। मैंने जल्दी से टॉर्च निकाली और सामने झाड़ियों की ओर रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हमारी ट्रक की चाबी जमीन पर पड़ी थी, जैसे किसी ने हमें बुलाने के लिए वहां रखी हो। करीब 20 मिनट तक जंगल में चलते रहने के बाद हमें आखिरकार वो ट्रक दिखा। एक पुराना जला हुआ ट्रक जो पेड़ों के बीच झाड़ियों में दबा पड़ा था। हमने उस पर लगी नंबर प्लेट देखी, यूपी 78 42 31। गुलशन ने कांपते हुए कहा, भाई, ये वही ट्रक है जिसमें उस लड़की की मौत हुई थी। मैंने जल्दी से माचिस निकाली। बूढ़े ने कहा था कि अगर इसे जला दें तो शायद सब कुछ खत्म हो जाए। जैसे ही मैंने माचिस जलाई, एक ठंडी सांस मेरे कान के पास गूंजी, तुम बच नहीं सकते। हमने झटके से पीछे देखा तो वो औरत ठीक हमारे सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो हमारे ठीक सामने खड़ी थी। जली हुई त्वचा,
खून से सनी आंखें और लंबी टेढ़ी उंगलियां। गुलशन डर के मारे कांप रहा था। भाई, अब तो हम पक्का नहीं बचेंगे। लेकिन मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। लेकिन मैं ये भी जानता था, अगर इस ट्रक को जलाया नहीं तो हम इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैंने कांपते हाथों से माचिस जलाई, लेकिन तभी वो औरत जोर से चीखी। तुम ये नहीं कर सकते। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि हमारे कान सुन्न हो गए। गुलशन दर्द से चिल्लाया, भाई, मेरे कान से खून निकल रहा है। भाई, मुझे बचा ले यार। मैंने लेकिन हिम्मत नहीं हारी और ट्रक के सूखे हिस्से पर जलती हुई तीली फेंक दी। ट्रक ने तुरंत आग पकड़ ली। आग की लपटें ट्रक के हर हिस्से को निगलने लगी। वो औरत बुरी तरह से तड़प रही थी। उसका शरीर जलने लगा, लेकिन वो हम पर झपटने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन तभी बूढ़े ड्राइवर कैलाश ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उस मंत्र की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। आसपास के पेड़ हिलने लगे, हवा जोर से चलने लगी और फिर वो औरत जोर से चीखी, नहीं। और देखते ही देखते वो जलकर राख बन गई। अचानक जंगल में सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई। ट्रक की आग धीरे धीरे बुझने लगी। गुलशन जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। बूढ़े ड्राइवर कैलाश ने गहरी सांस ली और कहा, अब वो चली गई। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। हम जिंदा थे। हम जल्दी से वापस अपने ट्रक के पास पहुंचे। गुलशन ने कांपते हुए ट्रक स्टार्ट किया और इस बार सामने रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा था। कोई मोड़ नहीं बदल रहा था, कोई रास्ता गायब नहीं हो रहा था। हम हाईवे से बाहर निकल गए। हम बच गए थे, या शायद, भाई, हमें तो यही लग रहा था। मैंने गहरी सांस ली और गुलशन से कहा, हाँ, हम बच गए। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब लग रहा था। गुलशन खिड़की से बाहर देख रहा था। रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ अंधेरा था। कहीं कहीं दूर किसी गांव के टिमटिमाते बल्ब दिख रहे थे। तभी ट्रक के शीशे में कुछ हलचल हुई। मैंने जल्दी से नजर घुमाई और मेरा खून जम गया। शीशे में गुलशन की परछाई तो दिख रही थी, लेकिन मेरी नहीं। मैंने झटके से ब्रेक मारा तो गुलशन हड़बड़ाकर बोला, क्या हुआ भाई? मैंने कांपती आवाज में कहा, गुलशन, मेरी परछाई कहाँ है? गुलशन ने घबराकर शीशे में देखा और फिर उसकी भी सांस अटक गई। वो सुन्न होकर फुसफुसाया, भाई, तेरी परछाई नहीं दिख रही। अब ट्रक में बिल्कुल सन्नाटा था। बस हमारी तेज चलती सांसों की आवाज आ रही थी। तभी मेरे कान के पास किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुम बच नहीं सकते। ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया और फिर सिर्फ एक जोरदार ठहाका सुनाई दिया। दोस्तों, ठंड की उस भयानक रात में मेरे हाथ ठिठुर रहे थे। मेरी हालत पतली पड़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बाइक को नहीं रोका। मैंने अपने हाथ में जो ग्लव्स पहने हुए थे, वो ठंड उनके अंदर भी पहुंच गई थी और वो भी अब सुन्न पड़ चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में मैं क्या करूं। इधर उधर देखने पर मुझे कोई घास फूस भी नजर नहीं आ रही थी, जिसको जलाकर मैं थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को गर्म कर सकूं। सच कहूं तो आज इतनी ज्यादा ठंड थी कि सुबह होने तक कहीं ना कहीं बर्फ जमने वाली थी मेरी। खैर, मैंने अपनी बाइक को उस रफ्तार में चलाना सही समझा। दिसंबर का ये महीना आखिरी दिनों में
मुझे ठंड से मुलाकात करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। ऊपर से बाइक पर गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। अगर कोई भी गलती को मैं अंजाम देता तो बाइक पलटी खा सकती थी, और उस तरह की ठंड में अगर मुझे चोट लग जाती तो शायद मैं उसे सहन भी नहीं कर पाता। ऐसे में मैं बहुत सावधानी के साथ बाइक चला रहा था। सच कहूँ तो इस रास्ते को भी मैंने बहुत अजीब तरह से देखा था। यहाँ पर मेरी बाइक के अलावा दूसरा कोई साधन भी नहीं गुजर रहा था। इतने में ही मुझे सामने की तरफ एक बड़ा सा कचरे का ढेर नजर आया, और उसके बगल में कुछ लकड़ियां पड़ी हुई नजर आ रही थी। उन्हें देखते ही मेरे मन में उम्मीद का एक दिया जलने लगा, और मैंने तुरंत अपनी बाइक को वहीं पर रोक लिया। मैं उतरा और फिर अपने हाथ में लाइटर लेकर उस कचरे के पास पहुंच गया। मैंने किसी तरह से कुछ लकड़ियों को इकट्ठा किया और घास फूस को इकट्ठा करके वहां पर आग जला ली। सच कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आग के पास बैठने के बाद जैसे कि किसी ने मेरे मृत शरीर में जान डाल दी हो। मैं लगभग 2 से 4 मिनट तक बिल्कुल हिला नहीं। मेरा शरीर किसी बर्फ की तरह जमा हुआ था, पर जब मैं थोड़ा थोड़ा गर्म हुआ तब जाकर मुझे ठीक ठाक महसूस होने लगा। अभी भी मुझे अपने पिछवाड़े से काफी ठंड महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं पूरा आज बर्फ में जम जाऊंगा। पर तभी किसी ने मुझे आवाज देते हुए कहा, अरे ओ भाई साहब, सिगरेट पीनी है तो इधर आ जाओ। ये सुनते ही मैं एक बार के लिए इधर उधर देखने लगा, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि मुझे वहां दूर दूर तक तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था। फिर ये आवाज आ कहां से रही है? मैं इधर उधर देखता रहा, लेकिन मुझे उस आवाज का कोई स्रोत नहीं दिखाई दिया। एक बार के लिए मुझे लगा कि शायद मुझे कोई भ्रम हुआ है, इसलिए मुझे इस चीज को नजरअंदाज कर देना चाहिए। ऐसे में मैं चुपचाप वही आग के पास बैठा रहा और इधर उधर देखता रहा। फिर एक बार मुझे वही आवाज सुनाई दी। इस बार वो आवाज मेरे बिल्कुल करीब से आ रही थी। जैसे ही मैंने पीछे घूमकर देखा तो पाया कि वो एक आदमी था जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। दिखने में वो काफी नौजवान सा था, पर एक बात मैं समझ नहीं पा रहा था कि इतनी भयंकर ठंड में भी वो आदमी हाफ बाजू की शर्ट पहने एक सिगरेट से गर्म कैसे हो सकता है। ऊपर से उसका शरीर काफी नॉर्मल लग रहा था, जैसे कि ठंड उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं दे सकती। उस लड़के को देखकर मैंने उसे एकदम से कहा, अरे भाई, तुम इतनी जोरदार ठंड में भी बिना कपड़ों में कैसे घूम रहे हो? मेरी बात सुनकर वो लड़का एक बार के लिए थोड़ा कंफ्यूज हुआ और उसने कहा, अरे भाई, मैंने कपड़े तो पहने हुए हैं। इस पर मैंने उससे कहा, लेकिन हाफ बाजू में आपको ठंड नहीं लग रही क्या? इस पर वो थोड़ा हंसते हुए बोला, मुझे ठंड नहीं लगती। ये सुनते ही मैं हैरान हुआ, पर मैंने उसके इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप वहीं उसके पास बैठा रहा। फिर वो लड़का भी मेरे बगल में बैठ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी हरकत पर किस तरह से रिस्पॉन्स दूँ। ऊपर से उस लड़के की वो अजीब अजीब सी चीज़ मुझे काफ़ी हैरान कर रही थी। तभी उस लड़के ने कहा, आप सिगरेट पीते हो क्या? इस पर मैंने अपनी गर्दन हिलाई और उसे हाँ में जवाब दिया। इस पर वो लड़का एकदम से बोल पड़ा, अरे तो भाई साहब, देर ही कैसी, ये लो सिगरेट और फूंक दो। ये सुनते ही मैंने उसके हाथ से एक सिगरेट ली और उसे जलाने लगा। फिर मैंने उस लड़के के सामने सवाल करते हुए कहा, भाई, एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम इतनी रात को अकेले इस जोरदार ठंड में यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनकर वो लड़का एकदम से बोल पड़ा, अरे भाई, मैं यहीं पर रहता हूँ, यही मेरा स्थान है, यही मेरा घर है। उसकी बातें फिर से मुझे कंफ्यूज कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझसे कहना क्या चाहता है। मैंने फिर उस लड़के से कहा, लेकिन यार, तुम्हारा मकान तो मुझे यहाँ दूर दूर तक तो नज़र ही नहीं आ रहा। इस पर उसने अपने हाथ से इशारा किया। जैसे ही मैंने उसके इशारे की तरफ देखना शुरू किया तो पाया कि वहाँ पर एक लालटेन जला हुआ था और उसके आसपास एक झोपड़ी बनी हुई थी।
उस झोपड़ी को देखते ही मैं समझ गया कि शायद ये कोई गरीब आदमी होगा जो अपना जीवन चलाने के लिए इसी अजीब सी जगह पर रहता है। फिर मैंने उस लड़के से कहा, लेकिन यार भाई, आप उसके अंदर भी तो रह सकते थे। आपको इस तरह बाहर टहलने की क्या जरूरत थी? मेरी बात सुनकर वो फिर से हंसने लगा और उसने मुझे बताया कि वो यूं ही टहलने के लिए बाहर आ जाता है। और अब मेरे सारे कन्फ्यूज़न काफ़ी हद तक दूर हो चुके थे। लेकिन मैं अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि गांव से दूर जाकर ये आदमी इस छोटे से इलाके में अपना जीवन किस तरह बिता रहा होगा, और क्या ये अकेले है? अब बहुत सारे सवाल अभी भी मेरे जहन में थे, लेकिन उस आदमी से मैंने एक भी सवाल करना सही नहीं समझा। मुझे लगा कि कहीं गलती में आकर मैं इसे कुछ गलत ना बोल दूं। बस इसी डर से मैं अब एकदम खामोश था। थोड़ी देर के बाद वो लड़का एकदम से उठा और बोला, भाई जरा आप 2 मिनट के लिए यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। मैंने भी अपनी गर्दन हिलाई, लेकिन अब तक मैं इस चीज़ से रूबरू नहीं हुआ था कि अब वो टाइम आने वाला था जिसके बारे में मैं अपने मन में कभी सोच भी नहीं सकता था, या सपने में। मैं अब तक एकदम बेफिक्र था। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि आने वाला वक्त मेरे लिए तबाही भी बन सकता था। मैं बड़े आराम के साथ वहीं पर बैठा हुआ था कि फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई कुत्ता या बिल्ली मेरे पीछे हो और वो हल्की हल्की आवाज से मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। इस बार मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो कोई कुत्ते की तरह दिखने वाला एक जीव था। अब उसे भेड़िया कहूँ या कुत्ता, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो पूरी तरह से किसी कुत्ते के रूप में भी नजर नहीं आ रहा था और वो पूरी तरह कोई भेड़िया भी नहीं था। उसके बड़े बड़े बाल मुझे अब भयभीत कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। धीरे धीरे मैंने आग से जली एक लकड़ी उठाई और अपने सामने रख दी ताकि वो मेरे क्लोज रेंज में आ न सके। अब मैं किसी भी तरह इस भयंकर मुसीबत से पार पाना चाहता था, लेकिन वो अभी भी वहीं का वहीं बैठा हुआ था। ना तो उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया था और ना ही वो पीछे हट रहा था। मुझे वो थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी और उस लकड़ी को बीच में ही रखा। देखते ही देखते अब उसकी आकृति एकदम से बड़ी होने लगी। ऐसा लग रहा था कि मेरी आंखों के सामने ही वो 2 फीट से करीब 8 फीट का हो गया था। हालांकि इसकी आकृति धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसे में मुझे समझ में आ गया कि अब इस जगह पर रुकना मेरे लिए सही नहीं होगा। मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा, चाहे कितनी भी ठंड हो। अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो फिर मौत तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगी। ऐसे में मैंने धीरे धीरे उस आग की लकड़ी को अपने हाथ में उठाया और उसके साथ अपनी बाइक की तरफ बढ़ने लगा। मैं किसी भी तरह से इस भयंकर स्थान से निकलना चाहता था, और तभी मुझे एक बार किसी के जोर से चीखने की आवाज़ आई। कहीं ना कहीं मैं ये समझ गया था कि यहाँ सब कुछ मायावी है, या फिर यूं कहें कि सब कुछ छल है जो मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। बस मुझे किसी भी तरह से अपनी बाइक लेकर यहाँ से निकलना होगा और किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना होगा। पहले भी मैंने अपने पूर्वजों से कई ऐसी कहानियाँ सुनी हैं जिन पर यकीन करके मैं इस चीज़ को समझ सकता था कि मेरे आसपास कोई अजीब सी माया ही मौजूद है जो मुझे भय में डाल रही है। खैर, मैं किसी तरह से अपनी बाइक तक पहुंचकर अपनी बाइक को स्टार्ट करता हूं और वहां से निकलना शुरू कर देता हूं। अच्छी बात ये थी कि अब तक तो किसी ने मेरा पीछा नहीं किया था और मेरी बाइक भी एकदम अच्छी रफ्तार के साथ सड़क पर चल रही थी। हालांकि ठंड के मारे मेरी हालत खराब हो रही थी, लेकिन अभी जो मेरे साथ हुआ था उसके सामने ठंड कुछ भी नहीं था। मैं हल्की रफ्तार के साथ अब सड़क को क्रॉस करता हुआ थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे वाले सीट पर कोई मौजूद है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी के हल्के हल्के नाखून मेरे शरीर में जा रहे हैं, जिससे मुझे हल्का हल्का दर्द हो रहा है। मैंने 1-2 बार अपने पीछे की तरफ घूमकर देखने की कोशिश भी की, लेकिन कोई दिखा ही नहीं। और यूं ही अचानक थोड़ी थोड़ी हलचल होते हुए
मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरा शर्ट पकड़कर खींचने लगा है। इस बार मैंने साइड मिरर में देखने की कोशिश की तो उसके बाद तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। डर के मारे मेरी हालत पतली पड़ने लगी। मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ अब जो मौजूद था वो वही भेड़िया की तरह दिखने वाला जानवर था, लेकिन धीरे धीरे उसका पूरा जिस्म किसी इंसानी शरीर के रूप में तब्दील हो रहा था। अब मैं यही देखना चाहता था कि यह शख्स कौन है जिसने मुझे इस कदर परेशान किया हुआ है। धीरे धीरे उसका चेहरा इस कदर बदल गया कि अब मैं उसे हल्का हल्का पहचानने लगा। उसके कपड़े को देखकर ही मैं इस बात का अंदाजा लगा सकता था कि मेरे सामने कौन है। ये वही आदमी लग रहा था जिसको थोड़ी देर पहले मैंने अपने बगल में बैठा हुआ देखा था और उसने ही मुझे मेरे बगल में आकर सिगरेट पिलाई थी। उस आदमी को अपने सामने देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई यमराज मेरे पीछे बैठकर मुझे जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंचाना चाहता है। मैं अपनी बाइक की रफ्तार को वैसे ही बनाए रखा क्योंकि मैं जानता था कि इस पर मैं जितना ज़्यादा ध्यान दूंगा ये उतना ही मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। ऐसी हालत में मैंने अपने आप को जितना हो सके उतना खामोश रखने की कोशिश की। मैं बस किसी भी हालत में इस भयंकर रास्ते को पार कर लेना चाहता था। बस थोड़ी ही दूर के बाद ये खतरनाक एरिया पूरा पार होने वाला था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि ये जो मेरे पीछे की तरफ बैठा हुआ भयंकर सा आदमी है या कोई प्रेत है, मुझे इतनी जल्दी बिना नुकसान पहुंचाए यहाँ से जाने नहीं देगा। ऐसे में मुझे कोई अच्छी खासी तरकीब लगानी होगी। अचानक मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि मेरी बाइक अब मेरे कंट्रोल में नहीं थी, या फिर ऐसा कहें कि मेरी बाइक अपने आप चल रही थी। अक्सर ऐसा उस टाइम होता है जब हम एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट के करीब होते हैं। शायद मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि मेरी बाइक डिसकंट्रोल होने के बावजूद सड़क पर एकदम सही चल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर मेरे साथ कोई हादसा नहीं हो रहा है तो फिर मेरी बाइक अचानक से डिसकंट्रोल कैसे हो सकती है। ये किसी की साजिश थी या फिर मेरे साथ हो रही कोई बहुत ही अजीबो गरीब घटना। मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा था। मेरी बाइक अभी भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। फिर अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं फिर से अपने बाइक को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन अभी मुझे ऐसा भी लग रहा था कि कोई धीरे धीरे मेरी गर्दन को जोर से पकड़ रहा है। उसने मेरी गर्दन को इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि अब मैं अपनी गर्दन को हिला पाने में भी नाकाम था। दर्द से अब मेरी जान निकली जा रही थी, मेरा गला भी सूख रहा था। और इसी बीच मैंने अपनी बाइक को सड़क के बगल में ले जाकर एकदम से रोक दिया। जैसे ही मैंने अपनी बाइक को सड़क के बगल में रोका तो मुझे अपनी गर्दन में हो रहा दर्द अब कम होता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि बाइक को रोकते ही मेरा दर्द काफ़ी हद तक कम हो चुका है और अब मैं काफ़ी नॉर्मल महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे वापस से ट्रैवल करना चाहिए या फिर यहीं पर थोड़ी देर रुक कर अपने शरीर को आराम देना चाहिए। तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई अपने कदम पटकते हुए मेरे बगल में आ गया है। इस बार जैसे ही मैंने अपने बगल में देखा तो पाया कि यह वही आदमी था। उसने मुझे एकदम से कहा, क्यों भाई, सिगरेट पीनी है? ये सुनते ही मेरे हाथ पैर फूल गए डर के मारे। मेरा पूरा बदन कांप उठा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी को क्या जवाब दिया जाए। ऐसे में मैंने तुरंत वहां से भागना शुरू कर दिया। मेरी बाइक वहीं की वहीं खड़ी थी। बस किसी भी तरह से मैं इस एरिया से निकलकर जाना चाहता था, चाहे उसके लिए मुझे अपने बाइक से सफ़र करना हो या फिर पैदल पैदल अपने कदम पटकते हुए रास्ता पार करना हो। मुश्किल से मैं 2 से 3 किलोमीटर की दूर आगे ही भागा था कि फिर से मुझे थकावट महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर के अंदर काफ़ी कमजोरी हो गई हो। मेरे बहुत जान लगाने के बावजूद भी दौड़ नहीं पा रहा था मैं। बार बार मेरा बदन मुझे जवाब दे रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, अक्सर अपनी ज़िंदगी की रेस को वही लोग पार कर पाते हैं जो पूरा दम लगाकर अपनी आखिरी सांस तक लड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ होने वाला था।
मैंने अपने कदमों की रफ्तार को बिल्कुल वैसे ही बनाए रखा और मैं तब तक नहीं रुकने वाला था जब तक मेरी जान न निकल जाए। लेकिन मेरी इस बड़ी भयंकर मेहनत ने मुझे अपनी जान बचाने के काबिल छोड़ दिया और मैं किसी तरह से उस रास्ते से निकलकर एक सेफ एरिया में पहुंच चुका था, जहां आसपास मुझे बड़ी बड़ी होटल नजर आ रही थी। उस टाइम पर मुझे अपनी बाइक की परवाह हो रही थी, लेकिन इस समय मैंने अपनी जान बचाने का सबसे पहले सोचा और फिर मैं किसी तरह से एक होटल के पास पहुंच गया। उस होटल के पास पहुंचकर मैंने वहां मौजूद एक गार्ड को ये पूरी घटना बताई। तो उस गार्ड ने मुझे पहले तो सही जगह पर ले जाकर बैठाया और हाथ गर्म करने के लिए आग जलाई, मगर मैं नहीं चाहता था कि दोबारा वो गार्ड भी मुझे सिगरेट के लिए पूछे, इसलिए मैं थोड़ा डरा हुआ था। लेकिन मैंने पूरी रात उस गार्ड के पास बिताई। तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि अब मैं सच में सेफ एरिया में हूँ। उसके बाद मैं अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल गया। दरअसल उस गार्ड का कहना था कि अक्सर उस रोड के ऊपर इस तरह का कोई आदमी नज़र आता है जो लोगों को जिंदा चबा जाता है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अपनी जान बचाकर निकल कैसे गया, क्योंकि जिस तरह से उस गार्ड ने मुझे उस बला के बारे में बताया, उस हिसाब से वो मेरे लिए इतनी ज़्यादा खौफनाक थी कि कोई अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। अच्छी बात यह थी कि उस वक्त मैं अपनी जान बचाकर निकल गया और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए उस रास्ते को अलविदा कर दिया। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी रात के वक्त या कहीं पर भी अगर आपको कोई सिगरेट, बीड़ी या कोई भी नशा करने के लिए कहे, तो गलती से भी मत लेना, नहीं तो वो आपका आखिरी नशा हो सकता है। तो आइए सुनते हैं अगली कहानी। अंधेरे की उस काली चादर ने रोशनी के उजालों को खत्म सा कर दिया था। मैं विद्याधर की शादी अटेंड करने के लिए सोनपुर गांव के लिए निकल पड़ा। 2002 के आसपास के ज़माने में ज़्यादा साधन नहीं होते थे, तो ऐसे में शादी वगैरह अटेंड करने के लिए अक्सर हमें पैदल ही अपने सफ़र को अंजाम देना होता था। ऐसे में मैं भी अपने कदम पटकते हुए अपने गांव से 14 किलोमीटर दूर विद्याधर के गांव की ओर निकला। उस टाइम पर हमें अपनी सड़कों पर गाड़ी वगैरह का इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता था। अगर उस टाइम पर हमें कोई लिफ्ट देता था तो वो ऊँट गाड़ी वाला होता था, और मैं भी यही चाहता था कि जल्दी से जल्दी किसी ऊँट गाड़ी वाले से मेरी मुलाकात हो जाए ताकि वो मुझे सही सलामत शादी के घर तक छोड़ सके। लेकिन ऐसा इतनी जल्दी मुमकिन भी नहीं था। किसी तरह से मैंने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ाया और तेज तेज चलने लगा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अचानक से मुझे ऐसा लगा कि सड़क के ऊपर कोई गाड़ी चल रही है। कहीं ना कहीं ये एक ऊँट गाड़ी ही थी, और इस चीज़ का एहसास करते ही मेरे मन में उम्मीद का एक दिया जलने लगा। मैंने अपने पीछे की ओर देखने की कोशिश की, लेकिन दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन ऊँट गाड़ी की स्पीड एक आदमी की चाल से डबल होती थी। ऐसे में अगर वो मेरे पीछे कोई ऊँट गाड़ी ही थी तो वो जल्द ही मेरे पास भी पहुंचने वाली थी। मुझे भी यही उम्मीद थी कि कोई ऊँट गाड़ी आए और किसी तरह से मेरे दर्द कर रहे कदमों को सही सलामत विद्याधर के घर तक छोड़ दे। और तभी मेरी उम्मीद खरी उतरी, और देखते ही देखते मेरे पीछे की तरफ से एक ऊँट गाड़ी वाला आदमी आया। उसको देखते ही मैंने उसके सामने हाथ दिखाया तो उसने भी अपनी गाड़ी को रोक दिया। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि रात को ये आदमी ऊँट गाड़ी लेकर कहाँ जा रहा है। फिर मैंने उस ऊँट गाड़ी वाले आदमी से पूछा, अरे भाई साहब, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर उस आदमी ने बताया कि वो इतनी ही रात को हमेशा अपने खेत में जाता है और वहाँ से सब्जियाँ वगैरह तोड़कर सुबह जल्द ही मंडी में निकल जाता है। ये सुनकर मुझे लगा कि चलो अच्छा है, किसी तरह विद्याधर के घर तक तो पहुँच ही जाऊँगा। अब तक रात के 8 या 8:30 हो रहे थे, और इतनी रात को अक्सर कोई भी ऊँट गाड़ी वाला अपने घर से बाहर नहीं निकलता। फिर मैंने उस ऊँट गाड़ी वाले आदमी के साथ अपने सफ़र को अंजाम देना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी की बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आदमी नशा करता है।
शायद उसने भांग वगैरह का नशा किया हुआ था, मगर मैंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस आदमी से मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा था। यूं ही आगे चलते चलते अचानक उस आदमी ने पूछा, अच्छा भाई, आप जा कहाँ रहे हो? इस पर मैंने उसे बताया कि मैं एक शादी अटेंड करने जा रहा हूँ। मेरी बात सुनकर वो एकदम से बोल पड़ा, आप कौन से गांव में शादी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं? इस पर मैंने उसे पूरी इन्फॉर्मेशन दी। मेरी बात सुनकर वो आदमी एक बार के लिए हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसने कहा, मैं भी उस गांव के अंदर जा रहा हूँ, लेकिन क्या आपको किसी ने ये नहीं बताया कि वो गांव भूतिया है? ये सुनकर मैं एकदम से हंस पड़ा और बोला, अरे भाई, वो मेरे दोस्त का ही गांव है। आज तक उसने मुझे कभी ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि वहां भूत रहते हैं। दोस्तों, उस जमाने में ना लोग भूत प्रेत पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करते थे। ऐसे में अक्सर चारों तरफ ये चीज फैलती रहती थी कि फलाने गांव में भूत प्रेत का वास है। लेकिन जब मैंने उस आदमी की बातों का मजाक उड़ाया तो वो आदमी बोल पड़ा, कभी कभी चीजों को सीरियस ले लेना ही सही होता है। क्या पता कब किसी अनजान फरिश्ते से मुलाकात हो जाए। उस आदमी की बात सुनकर एक बार फिर मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, मेरा दोस्त उस गांव को भली भांति जानता है और वो मुझे सारी बातें बताता है, लेकिन आज तक उसने मुझे ये नहीं बताया कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। हालांकि मुझे भी उन रास्तों से बहुत डर लगता है जिसके ऊपर अजीबोगरीब ताकतें रहती हों, या फिर आसान भाषा में कहूँ तो वहाँ भूत प्रेत रहते हों। इस पर मेरी बात सुनकर वो ऊंट गाड़ी वाला शख्स थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने कहा, तो क्या तुम अपने दोस्त का घर जानते हो? इस पर मैंने अपनी गर्दन हिलाते हुए नहीं कहा। तो मैंने कहा, नहीं, मैं उसके घर का पता तो नहीं जानता, लेकिन उसके गांव में जाकर किसी न किसी से ये बात पूछ लूंगा कि उसका घर किस तरफ पड़ता है। बाद में उस आदमी ने मुझसे पूरी डिटेल मांगी तो मैंने उसे सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बता दिया। फिर उसने मुझे बताया कि वो खुद ही मुझे विद्याधर के घर तक छोड़ देगा। उसकी बात सुनकर मुझे काफ़ी हद तक राहत मिल रहा था, क्योंकि मैं अब ऐसे आदमी से मुलाकात कर चुका था जो मुझे केवल उसके गांव तक ही नहीं बल्कि उसके घर तक छोड़ने के लिए तैयार था। बाद में मैंने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया। धीरे धीरे ऊँट गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी और वैसे वैसे न जाने क्यों, लेकिन मुझे नींद का झटका लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे बहुत सारा नशा दे दिया हो, जिसके बाद मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगाकर अपने आप को जगाए रखने की कोशिश की। जैसे ही मुझे नींद का झोंका आने लगता तो मैं फिर से अपनी आंखें झपकाने लगता, और ये केवल एक बार नहीं भाई साहब, बल्कि काफ़ी बार हुआ। थोड़ी ही देर के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद तक नहीं थी। अचानक मेरी आंखों के सामने काला सा अंधेरा छा गया, या फिर आसान भाषा में कहूँ तो अब मैं गहरी नींद में सो चुका था। थोड़ी देर के बाद अचानक से मेरी आंख खुली। जब मैंने अपनी आंख खोलकर देखा तो पाया कि बाहर की तरफ शादी का एक टेंट लगा हुआ था, और उस टेंट को देखकर मुझे एहसास हो गया था कि मैं विद्याधर के घर के पास पहुंच गया हूं। लेकिन यार, हैरानी की बात तो ये थी कि वहां कोई हलचल नहीं थी। चारों तरफ जोरदार सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इस जोरदार सन्नाटे के बीच में एक अकेला शख्स मैं ही मौजूद हूँ और बाकी दूर दूर तक यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस जोरदार अंधेरे और सन्नाटे के अलावा मुझे किसी भी चीज़ का एहसास नहीं हो रहा था। फिर मुझे लगा कि मुझे इस ऊँट गाड़ी से नीचे उतर जाना चाहिए और अंदर जाकर देखना चाहिए। उसके बाद मैंने ठीक ऐसा ही किया। मैं तुरंत उस जगह से नीचे उतरा और बाहर की तरफ जाकर देखने लगा कि क्या चल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वहाँ मुझे दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ऊँट गाड़ी भी एकदम खामोश खड़ी थी, तो वहाँ आसपास भी दूर दूर तक केवल और केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि यहाँ पर एक ज़बरदस्त टेंट लगा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर मुझे एक भी आदमी नज़र नहीं आया। इसी हैरानी के साथ मैं किसी को आवाज़ भी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ दूर दूर तक केवल और केवल अंधेरा पसरा हुआ था।
इतने में ही मुझे एक पेड़ के पीछे कोई छुपा हुआ नजर आया। मैंने देखा कि उस पेड़ के ऊपर एक छोटी सी आग की मसाल जल रही थी और मैं उसके इधर उधर किसी को भटकते हुए देख सकता था। जैसे ही मैंने वहां उस चीज को नोटिस किया तो मेरे कदम उसी तरफ बढ़ने लगे। हालांकि मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर हिम्मत जुटाकर किसी तरह से उसके पास पहुंचा। जैसे ही मैं उसके पास गया तो वहां का नज़ारा देखने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। डर के मारे मेरी हालत खराब होने लगी, क्योंकि इस टाइम पर मैं देख सकता था कि मेरे सामने मौजूद कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक डरावनी सी डायन थी। वो दृश्य देखने के बाद मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। जैसे ही मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो पाया कि मैं उस ऊंट गाड़ी में लेटा हुआ था और वो आदमी ऊंट गाड़ी चलाए जा रहा था। ये देखने के बाद मेरी सांस में सांस आई। मेरा पूरा जिस्म पसीने से तरबतर हो गया था। तभी मैंने उठते हुए उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब, हम कहाँ आ गए?" इस पर उस आदमी ने कहा, "सोनपुर गांव यहाँ से बस थोड़ी ही दूर आगे है।" उसकी ये बात सुनकर फिर से राहत की सांस मिल रही थी। फिर उसने मुझसे पूछा, "लेकिन तुम इस तरह पसीने से क्यों भरे हुए हो?" इस पर मैंने उसे बताया कि मैंने अभी अभी एक बहुत ही भयानक और डरावने सपने का एहसास किया है। ये सुनते ही वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, "तुमने सपने में किसी डायन को तो नहीं देखा?" अब उसकी बात सुनकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और फिर मैंने उसे दबी हुई आवाज में कहा, "लेकिन भाई, तुम्हें कैसे पता कि मैंने सपने में किसी डायन को देखा है?" मेरी बात सुनकर वो एकदम से मुस्कुराया और बोला, "चिंता मत करो, मैं इस गांव के एक एक रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि इस गांव में क्या रहता है और क्या नहीं।" उसकी बात सुनकर मैं हैरानी से बोल पड़ा, "तो फिर मैंने अभी अपने सपने में किसी डायन को क्यों देखा?" इस पर वो आदमी एकदम से बोल पड़ा, "क्योंकि इस गांव में एक डायन रहती है। कहते हैं कि डायन बनने का एक तरीका होता है और गांव की एक औरत अब उसी राह पर चल रही है। कहते हैं कि वो जवान लड़कों का खून पीने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और मैंने तो इतना भी सुना है कि वो डायन रात में इस रास्ते पर किसी नौजवान के भटकने का इंतजार करती है। मुझे लगता है कि तुम उसके जाल में फंसने वाले हो।" उस आदमी की बात सुनते ही मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी गांव में ऐसा भी हो सकता है। अभी मैं इस चीज पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जिस तरह से उस आदमी ने मुझे मेरे सपने के बारे में बताया था, उस हिसाब से मैं इस बात को काफी हद तक सच समझ चुका था कि मैं किसी बहुत ही भयंकर डेंजर जोन में हूँ और यहाँ से निकलना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। तभी मैंने उस आदमी से कहा, "लेकिन उस डायन से बचा कैसे जा सकता है?" इस पर उस आदमी ने बताया कि उससे बचने का रास्ता तो वो भी नहीं जानता, लेकिन हाँ, उसने इतना जरूर सुना है कि अगर तुम्हें उससे बचना है तो जल्दी से जल्दी या तो इस रास्ते को छोड़ देना चाहिए या फिर किसी ऐसे स्थान पर पहुंचना चाहिए जहां पर वो डायन नहीं पहुंच सकती। और अगर उस डायन से पीछा छुड़वाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो तो तुम्हें उसके द्वारा चलाई गई तांत्रिक विद्या को असफल करना होगा, और उसके लिए तुम्हें उसके गुरु का आवास स्थान ढूंढना होगा। अब की बार मैं उस आदमी की बातें काफी स्पष्ट तरीके से समझ गया था। आसान भाषा में वो आदमी मुझे यही कहना चाहता था कि अगर मुझे उससे जल्दी से जल्दी पीछा छुड़वाना है तो या तो तांत्रिक को ढूंढना होगा या फिर मुझे जल्दी से जल्दी अपने दोस्त विद्याधर के घर पहुंचना होगा, क्योंकि मैं अपने सपने में पहले ही एक शादी के बने हुए टेंट को देख चुका था। ऐसे में मैंने उस आदमी से कहा, "भाई साहब, एक काम करो, आप मुझे यहीं पर उतार दो, मैं पैदल पैदल यहाँ से भागते हुए निकल जाऊंगा।" इस पर उस आदमी ने कहा, "अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम मेरी गाड़ी से नीचे उतर गए तो वो तुम्हें किसी भी वक्त पकड़ सकती है।" उस आदमी की ये बात सुनकर मैं फिर से डर गया, लेकिन तभी मेरी नज़र उस आदमी के हाथों पर गई। इस बार जैसे ही मैंने उस आदमी के हाथों को देखा तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं पहले से ही एक भूत की गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। मैंने देखा कि उस आदमी के हाथ आगे से कटे हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी
कि उसने ऊंट की रस्सी को हवा में लटकाया हुआ था। चांद की हल्की हल्की रोशनी में मुझे अभी भी खुद पर डाउट हो रहा था कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं देखा, लेकिन वास्तविकता यही थी कि मैं खुद एक भूत की गाड़ी में मौजूद था। तभी मैंने अपना डाउट दूर करने के लिए गाड़ी के आगे वाले हिस्से से जाते हुए उसके पैरों की तरफ देखने की कोशिश की, और सच में इस बार जो मैंने देखा वो पूरी तरीके से विश्वास करने के लायक था कि मैं एक भूत की गाड़ी में सवार हूँ। मैंने देखा कि उस आदमी के दोनों पैर पीछे की तरफ घूमे हुए थे। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग हमें यही बताते थे कि जब भी तुम्हें कोई ऐसा इंसान दिखे जिसके पैर पीछे की तरफ घूमे हुए हो, तो तुम अपने आप को इस चीज़ को समझ जाना कि तुम्हारे सामने मौजूद वो इंसान वास्तव में कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस आदमी की बातों पर विश्वास करूं या फिर यहाँ से नीचे उतरकर किसी डायन के जाल में फंस जाऊं। मेरे सामने एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई, पर किसी तरह से मैंने पहली मुसीबत से पीछा छुड़वाने की ठानी और उसके बाद मैं तुरंत ही उस गाड़ी से नीचे कूद गया। नीचे कूदने के साथ ही शायद उस आदमी को इस चीज का एहसास हो चुका था कि अब मैं उसकी असलियत जान गया हूँ। ऐसे में उसने एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, क्योंकि अगर वो ऐसा शख्स होता जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता तो जरूर वो मेरा पीछा करने की सोचता, लेकिन इस आदमी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल चुपचाप अपनी गाड़ी को आगे चलाए जा रहा था। मैं उसकी गाड़ी के पीछे की दिशा में लगातार भागता जा रहा था। मुझे एहसास था कि अगर मैं इस गाड़ी की उल्टी दिशा में लगातार भागता रहूंगा तो शायद ये आदमी मेरा पीछा नहीं करेगा। इतने में ही मेरी नज़र सड़क के सामने की तरफ गई। मैंने देखा कि वहां पर एक लड़की थी जिसके कपड़े फटे हुए थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इस लड़की की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है। मैं चाहता तो उस लड़की से उस वक्त बात कर सकता था, लेकिन मैं इस चीज से अच्छे से रूबरू था कि यह जगह पूरी तरीके से भूतों से घिरी हुई है, और अगर मैंने यहाँ पर कोई भी गलत कदम उठाने की कोशिश की तो फिर उसका अंजाम मेरे लिए बहुत भयानक हो सकता है। विद्याधर की शादी में जाने के बजाय अब मैं उल्टी दिशा में भागता हुआ वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा था, और थोड़ी ही देर के बाद मैंने उस पूरे रास्ते को तय कर लिया जिसके ऊपर मुझे किसी भूत प्रेत के होने का एहसास था। यानी कि मैं उस भयंकर डेंजर जोन से बाहर निकल चुका था और अब मुझे हल्की हल्की अपने गांव की परछाई दिखने लगी थी। यानी कि मैं अपने गांव में मौजूद हल्की हल्की लाइट को देख सकता था। उसके बाद किसी तरह से मैं तेज तेज सांस लेते हुए अपने घर पहुंच गया। मैं घर पहुंचते ही सबसे पहले अपने दादाजी के कमरे में गया। जब दादाजी ने मेरी हालत देखी तो वो समझ गए कि मैं जरूर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ। फिर मैंने अपने दादाजी को मेरे साथ घटी घटना के बारे में बता दिया। मेरी बात सुनकर दादाजी भी काफ़ी डर गए, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि उस ऊंट गाड़ी वाले आदमी ने तुम्हारी ज़िंदगी बचा ली। अगर तुम पैदल पैदल उस गांव के अंदर दाखिल हो जाते तो वो डायन तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ती। अच्छी बात यह है कि वो कोई बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि इस डायन का शिकार हुआ उस गांव का एक आदमी है जो 2-3 साल पहले उसके झांसे में आकर मर गया था। ये सुनने के बाद मैं मन ही मन उस आदमी का काफ़ी शुक्रिया अदा कर रहा था जिसकी वजह से मेरी जान बच गई। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अगली कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और मैं एक बाइक एजेंसी में काम करता हूँ। वहाँ पर मैं नई बाइक बेचने और पुरानी बाइक खरीद कर उनको रिपेयर करके वापस सेल करने में अपनी बॉस के पास एक महत्वपूर्ण योगदान देता हूँ। हमारे यहाँ टीवीएस की एक एजेंसी है जहाँ पर काफ़ी सारी बाइक फाइनेंस में और कैश में मौजूद होती है। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। मेरी कमाई भी अच्छी खासी चल रही थी और धीरे धीरे पैसों में भी बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया जब मैं इस दुविधा में फंस गया कि मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए या फिर यहीं पर रेगुलर रहना चाहिए। तो आइए जानते हैं मेरे साथ घटी हुई इस घटना को काफ़ी करीब से। उस रात मैं बहुत सारा काम निपटा कर घर के लिए निकल रहा था।
पर तभी मेरे बॉस ने मुझे रोकते हुए कहा, अरे भाई मनोज, ये जो थोड़ा बहुत जो ये कर्मचारियों का काम बचा हुआ है, इन्हें भी तुम पूरा कर दो, क्योंकि तुम्हें इस बार पेमेंट एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। वैसे भी वो लोग अपने निजी कारणों की वजह से जल्दी घर के लिए निकल गए और मैं नहीं चाहता कि अधूरा काम यहीं पर रहे। अपने बॉस की बात सुनकर मैंने हामी भर दी और उसके बाद उन सभी का काम भी निपटा दिया। अब तक मुझे रात के 12 बज चुके थे और वैसे भी हमारे बॉस तो रात के 12 बजे के आसपास ही दुकान से घर जाया करते थे। ऐसे में मैं भी उनके साथ दुकान से बाहर निकला और हम तुरंत वहां से निकल पड़े। उनका रास्ता अलग से होकर जाता था और मेरा रास्ता मेरे गांव की तरफ एक बहुत ही सुनसान से रास्ते से होकर गुजरता था। लेकिन फिर मेरे घर से फ़ोन आया तो मुझे पता चला कि आज मेरे साले साहिब दुबई से घर आने वाले हैं, जिसके लिए मुझे सीधा अपने ससुराल जाना है। मेरी बीवी पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। ऐसे में मुझे अपनी बाइक को घुमाकर अपने ससुराल की तरफ निकलना पड़ा। मेरे ससुराल का इलाका लगभग यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर के आसपास पड़ता था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इस हल्की हल्की गर्मी के मौसम में रात को सफ़र करना एक अलग ही सुकून देता था। इसलिए मैं बड़े आराम के साथ बाइक को चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। ठंडी हवा को महसूस करते हुए मैं एक जंगली इलाके में गया। सच कहूं तो मुझे उस जंगली इलाके में 1% भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं इस तरह के रास्ते पर हर रात चला करता था। हमारे गांव की तरफ भी ऐसा ही सुनसान और वीरान रास्ता पड़ता था। ठीक वैसा ही ये रास्ता भी काफ़ी अजीब था, लेकिन मैंने अपनी बाइक की रफ्तार को बस उसी तरह बनाए रखा। मैंने अपने कान में हेडफोन डाल रखे थे और गाने सुनते हुए अच्छी रफ्तार के साथ गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। इसी बीच मैंने क्या देखा कि सड़क के इधर उधर 2 लोग बैठे हुए नजर आ रहे थे। उन दोनों ने अपने हाथ में एक कपड़ा पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो सड़क के ऊपर उस कपड़े से कुछ कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे में मैंने अपनी बाइक की रफ्तार को कम कर दिया। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उन दोनों ने उस कपड़े के ऊपर मांस और कुछ हड्डियां डाल रखी थी और उन्हें उठाकर वो कहीं ले जा रहे थे। अच्छी बात ये थी कि इतनी देर से तो वो वहीं पर बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही मेरी बाइक उनके पास पहुंची तो वो दोनों वहां से उठकर आगे बढ़ने लगे और उन्होंने उस कपड़े को इस तरह से पकड़ा हुआ था कि उन दोनों ने पूरी की पूरी सड़क को ब्लॉक किया हुआ था। ऐसे में मैं उनके बगल से भी नहीं गुजर सकता था। मैंने हॉर्न भी बजाया, लेकिन उन लोगों को जैसे हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं या फिर कोई और समस्या है। 1-2 बार फिर से मैंने उनके पास ले जाकर बाइक का हॉर्न बजाया, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि सच में वो हॉर्न की आवाज़ को जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। ऐसे में मैंने उन लोगों को आवाज़ देते हुए कहा, अबे ओए, अब की बार अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया ना, तो मैं तुम लोगों का सारा भूत उतार दूंगा और ये जो कुत्ते और जानवरों की हड्डी या जो पता नहीं क्या मांस लेकर घूम रहे हो ना, सब उठाकर फेंक दूंगा। अब मेरी ये बात सुनकर उन दोनों का माथा जैसे सनक गया। वो दोनों अब मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से इस तरह से देख रहे थे मानो वो मुझे जिंदा ही खा जाएंगे। उसके बाद उन दोनों ने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और हल्की सी आवाज में कहा, ये किसी जानवर का मांस नहीं है, ये एक इंसानी मांस है। ये सुनते ही मेरे हाथ पैर जैसे सुन्न पड़ गए। मुझे उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सच कहूं तो वो मांस मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। मैंने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, ये इंसान का मांस है और तुम दोनों कौन हो? मेरी बात सुनकर वो दोनों थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगे और उसके बाद उन दोनों ने एकदम से कहा, तुमने मौत के फरिश्तों का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो वो हम ही दोनों हैं। ये सुनते ही मेरे हाथ पैर फिर से ठंडे पड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों को किस तरह से जवाब दिया जाए। अगर मैं उन दोनों से लड़ाई करने के लिए उतर जाता तो शायद मैं इनसे लड़ भी नहीं पाता,
क्योंकि ये दोनों मुझे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहे थे। इनका शरीर भी काफ़ी हट्टा कट्टा था। ऐसे में मैंने आराम से बात करना सही समझा और फिर उन दोनों से कहा, देखो भाई, मुझे अपने ससुराल के लिए देरी हो रही है, तो प्लीज़ क्या आप मेरा रास्ता छोड़ दोगे? इस बार भी उन दोनों ने मेरी बात नहीं मानी और वो फिर से मुझे आंख दिखाते हुए बोले, तुझे हमारे पीछे चलना है तो चुपचाप चल, वरना यहाँ से पीछे घूम कर निकल जा। हम दोनों को आदत नहीं है कि हम किसी के कहने पर अपना रास्ता बदल ले। मुझे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उस वक्त मैं कुछ कर नहीं सकता था। ऐसे में मैं सिर्फ उनकी कही गई बातें सुन सकता था। फिर वो दोनों उस कपड़े को पकड़कर फिर से आगे बढ़ने लगे। जैसा कि उन लोगों ने मुझे बताया था कि इस कपड़े पर किसी इंसान का मांस है, उस वक्त से ही मेरे शरीर के अंदर अजीब सी हलचल हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों को किस तरह से इस जगह से हटाऊं और आखिर इनसे पीछा कैसे छुड़वाऊं। इतने में ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ से कोई गाड़ी आ रही है। दो हेडलाइट अचानक से मेरी बाइक के साइड मिरर पे टकराने लगी और उस हेडलाइट की रोशनी को देखकर मुझे अब काफ़ी हद तक सुकून मिल रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि इन लोगों को किसी भी कीमत पर अब यह रास्ता छोड़ना होगा, क्योंकि वो एक कार वाला है और अगर इन्होंने कुछ भी बकवास करने की कोशिश की तो फिर वो इनको टक्कर मार कर भी निकल जाएगा। ऐसे में मैंने अपनी बाइक को पहले ही साइड लगा लिया और वो गाड़ी भी उसी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़े जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये गाड़ी वाला अपनी रफ्तार को कम क्यों नहीं कर रहा। देखते ही देखते उस गाड़ी वाले ने उन दोनों लोगों के साथ उस कपड़े को भी क्रॉस कर दिया। अच्छी बात तो ये थी कि वो गाड़ी उन सभी के आर पार हो चुकी थी। उनमें से किसी को भी टक्कर नहीं लगी थी। उस गाड़ी को उनके अंदर से जाता हुआ देखकर मेरी आंखें मानो फटी की फटी रह गई। मैं बस एक बार के लिए उन्हें देखता ही रह गया। वो दोनों भी इस तरह से आगे बढ़ रहे थे मानो वहां कुछ हुआ ही नहीं। इस बार मैंने भी सोचा कि मुझे भी अपनी बाइक को इसी तरह से आगे निकाल लेना चाहिए। ऐसे में मैंने फिर से अपनी बाइक स्टार्ट की और फिर रेस दबाने लगा। तभी उन दोनों ने पीछे की तरफ घूमते हुए देखा और मेरी तरफ देखते हुए कहा, उस गाड़ी वाले की तरह हरकत करने की कोशिश की तो यहीं पर जिंदा गाड़ देंगे। वो गाड़ी वाला चाहे कुछ भी करके गया हो, लेकिन तूने अगर किसी भी गलती को अंजाम देने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मुझे ये सुनकर समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग किस तरह के आदमी हैं। वो गाड़ी वाला जब इनके ऊपर से गुजरा तो इन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर मेरी बाइक इनके ऊपर से गुजरती है तो क्या ये दोनों टक्कर खा सकते थे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उन दोनों ने कहा, शायद तुम अच्छी तरह से जान गए हो कि हम इंसानों की बस्ती से नहीं हैं, लेकिन हर किसी को अपने जाल में फंसाना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। इसलिए आज तुम हमारी बलि के बकरे बन चुके हो। अब तो हम तुझे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे। ये सुनते ही मेरे शरीर में फिर से कंपन होने लगा। मुझे अच्छी तरह से पता था कि थोड़ी ही देर पहले उस गाड़ी वाले ने इन लोगों को कुछ भी नहीं समझा था और ठीक उसी तरह से मैं भी यहीं से निकल सकता था। ऐसे में मैंने एक बार के लिए उन दोनों की तरफ देखा और उसके बाद हिम्मत करके अपनी बाइक की रफ्तार को एकदम से बढ़ा दिया। मैं वहां से इतनी तेजी से निकला कि वो लोग समझ ही नहीं पाए और मैं इस चीज से बिल्कुल हैरान नहीं था कि मेरी बाइक इन लोगों के आर पार हो गई थी, मगर आने वाली समस्या मेरे लिए और गंभीर हो सकती थी। ऐसे में मैंने बाइक की रफ्तार को बढ़ाए रखा। वो कहते हैं ना, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। मैं इसी मुसीबत के बीच में फंसने वाला था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि वो गाड़ी पलटी खाकर सड़क के बगल में गिरी हुई थी और वो ड्राइवर दर्द के मारे करहा रहा था। उस ड्राइवर को इस स्थिति में देखने के बाद मेरी भी जान हलक में आ गई। ऐसे में मैंने बाइक को वहीं पर रोकना बेहतर समझा, क्योंकि वो एक इंसान था और उसका इस तरह तड़पना मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। ऐसे में उसके गाड़ी के पास में पहुंचा और उसकी मदद करने लगा। मैंने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में था।
जैसे ही मैंने उसे उठाया तो वो एकदम से बोल पड़ा, तुमने एकदम सही जगह पर अपनी बाइक को रोक दिया, वरना तुम्हारी भी यही हालत होती। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। पर उसने बताया कि यहाँ से अगर तुम 10 मीटर भी आगे चलते तो एक अदृश्य दीवार तुम्हें वापस से पीछे धक्का मार देती। मैंने 3 से 4 बार ये करने की कोशिश की, और जब 5वीं बार जब मैंने इस कोशिश को अंजाम दिया तो एक ट्रक ने मुझे सामने से बहुत भयंकर टक्कर मार दी। सच कहूँ तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो ट्रक आ कहाँ से गई। और अब हम एक ऐसी दुनिया के अंदर फंस गए हैं जहाँ दोनों साइड एक दीवार है, और इसके अंदर तो घुसा जा सकता है लेकिन इससे बाहर नहीं निकला जा सकता। उस ड्राइवर की बात सुनकर मुझे भी उसकी बातों पर काफ़ी हद तक यकीन हो रहा था, क्योंकि जिस तरह के हादसे मेरे साथ हुए थे उस हिसाब से उस ड्राइवर का कहना बिल्कुल सही था। फिर मैंने उस ड्राइवर से पूछा, लेकिन क्या आपको सड़क के ऊपर 2 लोग नजर आए थे? मेरी बात सुनकर उसने कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने तो यहाँ पर किसी को नहीं देखा। उस ड्राइवर की बात सुनने के बाद मैं थोड़ा हैरान हो गया, और फिर मैंने उस ड्राइवर से कहा, अरे भाई साहब, आपने ही तो उनके बीच से गाड़ी निकाली थी और वो आपकी गाड़ी के आर पार हो गए थे। मेरी बात सुनकर वो ड्राइवर कुछ समझ नहीं पा रहा था। ऐसी स्थिति में मैंने उस ड्राइवर से कहा, चलो ये सब छोड़ो, इस वक्त हम दोनों को यहाँ से निकलने की सख्त ज़रूरत है, वरना इस दुनिया के लोग न जाने हमारे साथ क्या करेंगे। मेरी बात सुनकर वो ड्राइवर भी मान गया, और फिर हम दोनों अपनी गाड़ी और बाइक को वहीं पर छोड़कर इधर उधर भटकने लगे। तभी उस ड्राइवर ने कहा, तुम एक काम करो, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं यहाँ से निकलने का एक छोटा रास्ता जानता हूँ, हो सकता है कि हम उस रास्ते से होकर निकल जाए। उसकी बात सुनकर मैंने अपनी गर्दन हिलाई और उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो मुझे झाड़ियों के बीच से पता नहीं कहाँ ले जा रहा था। जिस रास्ते से वो निकल रहा था उस रास्ते को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये केवल एक सिंगल आदमी के लिए बनाई गई गली है, जिसके अंदर से कोई गाड़ी या बाइक नहीं गुजरती। और इसी की वजह जानने के लिए मैंने उस आदमी से पूछा, भाई एक बात समझ में नहीं आई, अगर आप इस रास्ते को अच्छे से जानते थे तो आपने उस सड़क के ऊपर से निकलने का निश्चय क्यों किया? क्योंकि आपको तो मालूम था कि उस सड़क के ऊपर इस तरह के हादसे होते हैं। मेरे लफ्ज़ सुनकर उस ड्राइवर ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। इतने में ही मुझे सामने की तरफ एक छोटी सी झोपड़ी नजर आने लगी। उस झोपड़ी के अंदर हल्की हल्की आग जल रही थी। ये देखकर मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई, और फिर मैं उस आदमी के पीछे पीछे आगे चला गया। वो आदमी मुझे किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा। पर देखते ही देखते हम उस आग वाली झोपड़ी के बेहद करीब पहुंच गए थे। जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे तो मैंने देखा कि उसके अंदर मुझे 1-2 आदमी बैठे हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कोई तांत्रिक जैसे थे। मगर मैं जैसे ही वहां उस झोपड़ी के एकदम पास पहुंचा तो उसके बाद का दृश्य देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। डर के मारे मेरी हालत पतली पड़ने लगी। अब मैं उस आदमी को धोखेबाज कहूं तो कम नहीं था। मैं उस आदमी से चिल्लाकर बोल पड़ा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इसी बीच उस आदमी ने अपनी पूरी की पूरी गर्दन पीछे की तरफ घुमा दी। मुझे समझ में आ गया कि मैं कहाँ पर फंसा हूँ। ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक शैतान था जो इन्हीं से मिला जुला था। उस टाइम पर मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं वहां से भाग भी नहीं सकता था। मेरे हाथ पैर जम चुके थे। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचने लगा, मगर फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करके अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया और वहां से भागना शुरू किया। मैंने देखा कि वहां आसपास मुझे बहुत बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे थे। ऊपर से वहां छुपने की ऐसी कोई जगह भी नहीं थी जहां थोड़ी देर रुककर मैं सुबह होने का इंतजार कर सकूं। ऐसे में मैं उसी रास्ते से भागता रहा जिस रास्ते से मैं यहाँ तक पहुंचा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि मुझे अपने पीछे की ओर अभी भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं जानता था कि अगर उन लोगों ने मुझे गलती से पकड़ लिया तो वो मेरी बलि चढ़ा देंगे। आसान शब्दों में कहा जाए तो वो मेरा वही हाल करेंगे जो उन्होंने थोड़ी देर पहले एक इंसान का किया था। सच कहूं तो उस वक्त मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी
कि मैं अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन मैंने हिम्मत भी नहीं हारी। मैंने सोचा कि आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा, लेकिन इतनी आसानी से उनके हाथ नहीं आऊंगा। और थोड़ी ही देर के बाद मैं उसी जगह पर पहुंच गया जहां से वो आदमी मुझे अपने पीछे पीछे लेकर गया था। वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मेरी बाइक अभी भी सही सलामत खड़ी थी। अपनी बाइक को ठीक तरह से देखकर मैं भागता हुआ बाइक के ऊपर सवार हुआ और तुरंत उस जगह से निकलने लगा। ताज्जुब की बात यह थी कि मुझे सामने की तरफ ऐसी कोई दीवार महसूस ही नहीं हुई थी जिसका जिक्र उस आदमी ने किया था। यानी कि मैं बहुत आसानी के साथ उस माया जाल में फंस गया था। खैर, अच्छी बात यह थी कि अब मैं सेफ जोन में पहुंच चुका था। अब मुझे अगर कोई गाड़ी वगैरह नज़र भी आते हैं तो मैं उनको नज़रअंदाज कर देता। बहुत ही मुश्किल के साथ मैं अपने ससुराल पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद मेरे सांस में सांस आई। मैं इतनी बुरी तरह से डरा हुआ था कि इस घटना के बारे में मुझे सभी को बताना पड़ा। तब जाकर उन्होंने बताया कि उस जगह को श्रापित रोड के नाम से जाना जाता है। लोगों का मानना है कि वहां पर एक तांत्रिक है जो कि लोगों को इसी तरह छलावा में या माया जाल में फंसाकर उनको कैद कर लेता है और फिर उनकी बलि चढ़ा देता है ताकि वो अमर हो सके। और शायद आज आपकी भी बलि चढ़ जाती, लेकिन अच्छी बात ये थी कि आप सही सलामत वहाँ से बचकर निकल गए। वो तो आप भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि आप सही सलामत बच गए, क्योंकि आपकी किस्मत तेज थी। बस फिर उस रात के बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं कभी भी रात बिरात किसी सुनसान जगह पर ऐसे नहीं घूमूंगा।